हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग जो है जो आपका मॉडल सेट साइंस का जो सेट नंबर 1 आया हुआ है, जो कि आपका OMR सीट वाला है, मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 40 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। और उसके लिए आपको टाइम कितने रहेंगे, टाइम आपको जो है 1.5 घंटा का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि 90 मिनट का टाइम रहेगा और 40 क्वेश्चन 40 नंबर का होगा। कुछ आपको निर्देश दिए हुए रहेंगे, हमने आपको स्क्रीन पे आपको जो है लगा दिया है। आप लोग ध्यान से जो है देखिए। स्क्रीन पे आप लोग को एक तरफ पे सारे क्वेश्चन दिखाए जाएंगे और उसके बाद उसका हम जो है एक एक करके हम जो है आपका आंसर करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, प्रयास करेंगे कि जल्दी से हम इस वीडियो को कंप्लीट करें। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं निर्देश में लिखा हुआ है कि कुल यहाँ पे 40 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न के उत्तर अति अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन आपको करना होगा और इसके लिए आपको अलग से OMR सीट मतलब कि आपको दिया जाएगा। तो एक OMR सीट मतलब कैसे भरना है आपको हम जो है इसका एक जो है मतलब दिखाएंगे सैंपल कि कैसे OMR सीट में हम लोग भरते हैं। तो आपको गलती नहीं करना है, OMR सीट में जब भी आप भरेंगे तो आपको ध्यानपूर्वक वहाँ पे फिलअप करना होगा। तो आइए अब हम लोग देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक और है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब कोई भी आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यहाँ पे आप जो है अगर सही उत्तर देंगे तो आपको +1 नंबर मिलेगा और अगर गलत करते हैं तो आपको कोई भी वहाँ पे नंबर कटिंग नहीं होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है, आपके स्क्रीन पे लग गया होगा। देखिए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जब भी दाढ़ी बनाने में जो बार्बर है, जो ठाकुर होता है, जो नाई होता है, वो कौन सा दर्पण यूज करता है? वो यूज करता है अवतल दर्पण, क्योंकि उसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए जो बार्बर होता है वो क्या करता है? अवतल दर्पण का यूज करता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। तो इसमें देखिए, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में एक रिलेशन होता है, A = R/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके ऑप्शन में A = R/2 कहीं पे दिखता है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको यहाँ पे दे देगा A = 2R। पहला वाला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी था, अवतल दर्पण। और सेकंड क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन नंबर बी, A = R/2। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो इस क्रिया में कौन सा जो भौतिक राशि है वो अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। आवृत्ति में जो है कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, ये अपरिवर्तित रहता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो लेंस का क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = 1/f। हमने लेंस का क्षमता पे जो है फार्मूला पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, कहिएगा तो उसका लिंक हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन को आसानी से आप सोल्व करेंगे। P = 1/f, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी दिया हुआ है, तो f के जगह पे आपको रखिएगा। तो f के जगह पर जैसे ही आप यहाँ पे पुट कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डायोप्टर। तो ये बहुत ही आसान है और इसको जो है अलग से अगर आपको अभी भी इसको मतलब हम एक वीडियो देंगे, उसको देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर डाउट होता है तो इसको हम व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाएंगे अच्छे से, बिल्कुल सारे न्यूमेरिकल को हम कलेक्ट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है 4 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर लेंस की बात करें तो लेंस का क्षमता का आप फॉर्मूला लगाइएगा, लेकिन आंसर में क्या होता है कि जब भी अगर आपको उत्तल लेंस की बात करेगा तो उत्तल लेंस को आपको पॉजिटिव प्लस में आंसर रहेगा, अगर अवतल लेंस है तो वहाँ पे आंसर आपको माइनस में रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, इसको भी आपको P = 1/f ये फार्मूला पे ही रखिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आएगा 25 सेंटीमीटर।
ये आपका 0.25 मीटर आएगा, तो इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं कि वाहन के अग्रदीपों में, अग्रदीप यानी कि जो वाहन का हेडलाइट होता है, तो वाहन के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन के हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का, मानव नेत्र के जिस भाग पर, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो कहाँ पे बनेगा? तो ये बनता है दृष्टिपटल पे, ठीक है, दृष्टिपटल पे बनता है, यानी कि इसको अगर हम इंग्लिश में कहेंगे तो दृष्टिपटल को ही हम लोग क्या कह देते हैं? रेटिना कहते हैं, ठीक है। तो रेटिना तो याद होता है, लेकिन अगर आपको हिंदी नहीं मालूम है दृष्टिपटल, तो ये वहाँ पे आप क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मतलब रेटिना का हिंदी क्या होता है? दृष्टिपटल होता है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होगा? तो ये होगा 25 सेंटीमीटर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम होता है आइरिस का, यानी कि यहाँ पे परितारिका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? मानव नेत्र में जो बनता है प्रतिबिंब, उसकी प्रकृति क्या होती है? तो यहाँ पे एक फोटो के माध्यम से हम समझाएंगे कि हम मानव नेत्र में जो हम लोग का जो इमेज बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन इमेज वास्तविक होता है। एक फिगर के माध्यम से यहाँ पे हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए कि हम लोग के आँख में जो होता है, जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं तो उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वास्तविक होता है, तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है? तो ये आपका ऊर्जा का इकाई है, ठीक है, ऊर्जा का इकाई हो जाएगा। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है 1 किलोवाट, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है? तो कूलम्ब आवेश का है, विद्युत आवेश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर, देखिए यहाँ पे विद्युत मोटर और एक आपका होता है डायनेमो। तो अच्छे से समझिए कि विद्युत मोटर क्या करता है और डायनेमो क्या करता है। देखिए विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत जो मोटर होता है ये विद्युत ऊर्जा को वापस से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर, ठीक है। लेकिन जो डायनेमो होता है, डायनेमो क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने कहा है विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर आपका जो है सो विद्युत जो है सो लेता है और हम लोग को पानी देता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर रहा है। अगर पंखा कहेगा कि पंखा जो है सो क्या करता है, पंखा में क्या होता है, पंखा में मोटर लगा हुआ है, तो मोटर क्या कर रहा है? जो काम विद्युत मोटर कर रहा है वही विद्युत मोटर पंखा में भी फिट है, तो वो भी विद्युत को लेगा और क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा में उसको परिवर्तित कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का यहाँ पे आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जल का विद्युत अवघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल का जो विद्युत अवघटन हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? वियोजन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें कहा है कि दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? किसका उपचयन हो रहा है? मतलब कि देखिए हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है, ठीक है। तो किसका उपचयन हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, H2। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो यहाँ पे देखिए इस चित्र में जो है सो किस प्रकार का अभिक्रिया होगा? तो यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? देखिए प्राकृतिक सूचक का उदाहरण होता है हल्दी हो गया। इसके अलावा यहाँ पे लिटमस पत्र दिया गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो लिटमस पत्र ही होगा। अगर यहाँ पे हल्दी रहता, लिटमस पत्र नहीं रहता तो हल्दी हो जाता। तो ये आपको जो है सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ पे लिटमस पत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं कि किसी विलयन का पीएच मान 10 है तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए पीएच मान अच्छे से समझ लीजिए कि अगर पीएच मान का वैल्यू जो है सो 0 से लेकर के 14 तक होता है, तो ध्यान से दीजिए यहाँ पे अगर 0 से लेकर 7 मतलब 7 हो गया तो हम उसको
काउंट करते हैं मतलब वो उदासीन में आ जाता है। 7 रहेगा तो उदासीन होगा, 7 से ज़्यादा हो गया अगर उसका पीएच वैल्यू तो वो क्षारीय में होगा, अगर 7 से कम हो गया तो उसको हम लोग जो है सो काउंट कर लेते हैं फिर अम्ल में यानी एसिड में। तो यहाँ पे 10 है तो 10 वाला जो है सो आपका क्षार में काउंट होगा। अगर पीएच वैल्यू 7 रहता, कोई भी मान लेते हैं कि बिलियन है, उसका पीएच वैल्यू 7 है तो वो क्या हो जाएगा फिर उदासीन हो जाएगा। लेकिन अगर 7 से कम 5 रहता तो 5 रहेगा तो उसका पीएच वैल्यू हमेशा ही क्या होगा, उसका पीएच वैल्यू हमेशा ही 7 से कम होगा। जैसे कि नींबू क्या है, एक एसिड है तो उसका पीएच वैल्यू 7 से हमेशा कम होगा। लेकिन हम अगर बात कर लेते हैं कोई भी क्षारीय चीज़ जैसे कि कोई भी एसिड लेते हैं तो एसिड में क्या होगा, उसमें जो है सो पीएच वैल्यू उसका 7 से अधिक रहेगा। और मैक्सिमम पीएच वैल्यू का जो मतलब 0 से लेकर 7 इसका पीएच स्केल होता है। अब पीएच स्केल को दिया गया था सोरेनसन के द्वारा, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा, पीएच मान 10 है तो यहाँ पे क्षार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर्शाता है कि सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का जो चेतावनी चिन्ह है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे जो कोई भी अम्ल या क्षार है अगर हाथ पे पड़ेगा, देखिए कि यहाँ पे हाथ में देखिए कि किस प्रकार से आपको डैमेज कर सकता है, तो डेंजरस होता है। तो इसी का चेतावनी चिन्ह आपको जो है सो जो अम्ल या फिर क्षार वाले जो बर्तन होते हैं उसके बाहर ये आपको चित्र बना हुआ दिख जाएगा। चलिए, इमली में कौन सा अम्ल होता है, आपको बताना है यहाँ पे कि जो आपका इमली होता है, जो इमली होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें टार्टरिक अम्ल होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे अधातु का है, धातु नहीं कहा है, ठीक है, अधातु का है, इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कहता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है तो यहाँ पे आपका आंसर पारा होता, लेकिन यहाँ पे अधातु का है इसलिए हम लोग ब्रोमीन के साथ में जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो वही चीज़ है आपका NaHCO3 होता है, ठीक है, सेम है, आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे कहता है क्वेश्चन की आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पे बना है, तो आधुनिक आवर्त सारणी है ये बना हुआ है परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग जो है सो इसको सजाया गया है मोसले के द्वारा। और जो इससे पहले जो मतलब आवर्त सारणी बनाया गया था वो मेंडलीव के द्वारा बनाया गया था, जो कि एटॉमिक मास जो आपका परमाणु द्रव्यमान है उसके आधार पर उसको सजाया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए। अभिक्रियाशीलता का जो टेबल है वो ध्यान में आप लोग को यहाँ पे रखना है, जो कि आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो अलग से इसका वीडियो बनाना होगा। यहाँ पे हम आपको जिसमें ये सीरीज में पूरा क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है, इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं आज, और फिर अलग अलग से जो कुछ भी लगेगा कि हाँ मेरा ये चीज़ थोड़ा सा कमज़ोर है तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। जैसे कि मानव नेत्र से प्रश्न आपसे नहीं बना है तो उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए। अभी तो आपके पास थोड़ा समय है तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पृथ्वी की भूप्रपटनी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं। देखिए, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या फिर यौगिक वो कहलाएंगे खनिज, ठीक है। लेकिन जो खनिज हम लोग के मतलब कि निकालते हैं जैसे कि लोहा हो गया, स्टील हो गया, ये सब अयस्क में आ जाता है, और ऐसे बाकी पूरे को हम क्या कह देंगे, खनिज कह देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 26 नंबर, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह होता है। बताना है यहाँ पे आपको 26 नंबर कि प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल। इसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। तो देखिए,
प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया होता है इसमें जल का टूटना, बिल्कुल सही बात है, जल यहाँ पे टूटता है। ऑक्सीजन का विमुक्त होना, ऑक्सीजन मुक्त होता है तभी हम लोग जो है ऑक्सीजन को ले पाते हैं, बहुत ही मतलब कि ये तो ज़रूरी हम लोग के लिए होता है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या होता है, उपयोग होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ये गलत हो जाएगा, इसमें गलत चुनना था। फ्लोएम में खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? देखिए फ्लोएम और जाइलम दोनों को देख लीजिए। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम जो होता है पौधे में मतलब भोजन को क्या करता है, परिवहन होता है, हर एक पार्ट, पौधे के हर एक पार्ट तक उसका तना, पत्ती या फिर उसका जो भी स्टीम है, सारे जगह पे भोजन पहुंचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम का होता है। और जाइलम का क्या होता है, जाइलम क्या करता है, ये जो है सो हमेशा जो है सो जो भी पौधे के हर एक पार्ट्स होते हैं उसको जल पहुंचाने का काम करता है। तो जाइलम जो है जो कि हम लोग को जल पहुंचाता है, और फ्लोएम जो कि पौधे के हर एक पार्ट को भोजन पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें जो मतलब कि परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है ये पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ होगा, क्योंकि जो भोजन है और पौधे के हर एक पार्ट को ज़रूरत है, तो हर एक जगह पे इसका परिवहन होगा। लेकिन जाइलम क्या करेगा, जाइलम जो है सो उसको पानी कहाँ से मिलता है, पानी उसको जड़ से मिलता है, तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर वहाँ पे जो है सो क्या होगा, फ्लो होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका बनता है कि वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका होता है नेफ्रॉन, इसको हम लोग कहते हैं, जो कि इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वृक्काणु, इसका हाँ वृक्काणु ही कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो एथिलीन होता है, बहुत ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 31 नंबर देखिए, एस्ट्रोजन, जो आपका एस्ट्रोजन है स्रावित होता है, एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से ये स्रावित होता है। 32 नंबर जो प्रश्न है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं हम लोग? तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं निषेचन। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें जो है सो कौन सा जनन हो रहा है? तो देखिए ये आपका यहाँ पे हाइड्रा का बना हुआ है, ठीक है, हाइड्रा का बना हुआ है। हाइड्रा में क्या हो रहा है, मुकुलन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुकुलन। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं, तो पक्षी और जो आपका चमगादड़ है इसका मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होता है, असंजात, असंजात अंग होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समजात नहीं होता है, असंजात होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है, मेंडल ने अपने, क्वेश्चन नंबर 35 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना था? मटर का पौधा चुना था। बहुत ही ये आपका, क्योंकि कम समय में हो जाता है मटर, इसलिए मटर का पौधा को ही इन्होंने अपना प्रयोग के लिए इसको चुना था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है? बताना है कि कौन सा उत्पादक है, सांप होगा कि मेढक होगा कि घास होगा कि फिर ग्रास हॉपर होगा? तो इसमें उत्पादक कौन सा होगा? तो घास हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? किसी आहार श्रृंखला में मतलब कौन सा आहार श्रृंखला है जिसमें शाकाहारी का निर्माण होता है? प्रथम में कि द्वितीय में कि तृतीय में कि चतुर्थ स्तर में होता है? तो देखिए यहाँ पे प्रथम स्तर में होगा, क्योंकि आहार श्रृंखला में शाकाहारी कौन सा रहेगा सबसे पहला? तो जो घास को खाएगा तो वो पहला ही स्तर है, यानी कि प्राथमिक हो जाएगा, प्रथम स्तर हो जाएगा। इसके बाद में है ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार कौन सा गैस है? CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरो मतलब कार्बन, जो ये गैस है यही जिम्मेदार है, जो कि AC से, कूलर से, रेफ्रिजरेटर से, यही सबसे निकलता है। तो ये हम लोग के लिए क्या है, ये हम लोग के लिए, हम लोग के ओजोन जो परत है उसमें क्या हो रहा है, छिद्र होते जा रहा है। किसके वजह से? यही क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है इसी के वजह से, और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण, तो देखिए लकड़ी भी कहीं ना कहीं आपका जो है सो, देखिए यहाँ पे जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का ही उदाहरण है। गोबर गैस भी कहीं ना कहीं गोबर मिलता है, जो गोबर हम लोग को गाय वगैरह से मिलता है, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं होगा,
सिर्फ आपको यहाँ पे देखिए, हाँ यही वाला होगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय कोयला भी देखिए कहीं ना कहीं हम लोग को ये आपका जो जैव मात्रा ऊर्जा है उसी से हम लोग को मिला है, क्योंकि पेड़ पौधे से ही बनता है। जब लाखों हम लोग पढ़े हैं हुए हैं ना कि जब लाखों करोड़ों वर्ष तक पेड़ पौधे पृथ्वी के नीचे दबे रहते हैं तो वो फिर क्या बनते हैं, कोयला का निर्माण करते हैं, बहुत समय लगता है इसमें। तो ये भी कहीं ना कहीं इसमें जो है सो जैविक एक तरह से कह सकते हैं कि ये हम लोग का क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पे नाभिकीय जो ऊर्जा है यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए पवन की चाल यहाँ पे न्यूनतम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका होना चाहिए। तभी हम लोग जो है सो पवन ऊर्जा का जो है सो यहाँ पे कर पाते हैं। हम लोग यहाँ पे पवन जो ऊपर लगा हुआ रहता है ना, पवन ऊर्जा से जो हम लोग को विद्युत का निर्माण करते हैं, तो मतलब जो घूमने वाला जो एक साथ कहते हैं, क्या कहते हैं, पवन चक्की, तो वो घूमेगा तभी जो है सो हम लोग जो है विद्युत ऊर्जा का वहाँ पे उत्पादन कर पाएंगे। ठीक है, तो पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए न्यूनतम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पवन का चलना निरंतर हमेशा चलते रहना चाहिए, यह आवश्यक है। तो ये कुछ देखिए आज हम लोगों ने झारखंड अधिविद्य परिषद का जो ऑफिशियल जो मॉक टेस्ट जारी किया गया है, ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन का जो ये MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद में हम लोग जो है सो सब्जेक्टिव भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने अभी जो है सो आपको आज साइंस का करवाया, मतलब कल हम क्या करेंगे, सोशल साइंस का आपको करवा देंगे। सोशल साइंस का जैसा ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है मैथ का करवा दिया जाए। देखिए मैथ में थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैथ में बिल्कुल अच्छे से देखिए सोल्व तो करना ही पड़ेगा, तो उसको हम व्हाइट बोर्ड पे ही लेके आएंगे। और मैथ के बाद में हम क्या करेंगे कि आपको तीनों का सब्जेक्टिव भी करवा दिया जाएगा। और जब ये इतना हम कर देंगे तो उसके बाद जो है सो एक्स्ट्रा मतलब कि अपने से जो है सो कुछ आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से हम जो है सो ये OMR वाला जो क्वेश्चन है इसका जो प्रैक्टिस है ये ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको करवा देंगे। मतलब कम से कम 2-2 सेट इसका और हम करवाएंगे। अभी ऑफिशियल जो है सो 1 से 2 सेट और आने का संभावना है। और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत ही जल्द ही शुरू हो जाएगा, तो आप लोग जो है सो बहुत ही अच्छे से आप लोग को तैयारी करना है। और ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है ये बहुत ही अच्छे से आपको तैयारी करके और जो है सो अच्छे से अच्छा मार्क्स आपको लेकर के आना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।